गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ये क्लास 12 बायोलॉजी का 11वां चैप्टर है, 11th चैप्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर प्लीज़ बायोटेक्नोलॉजी पर एक वीडियो बनाइए, ये चैप्टर सही से हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। So that's why today I have come up with this chapter, that is biotechnology principles and processes। देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आई होप कि आज के बाद आपको बायोटेक्नोलॉजी में कोई भी दिक्कतें, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? Try to understand what is biotechnology. So if we separate this word into parts, then what we'll get that it is made up of, or it consists of two terms, that is biology and technology. Biology and technology. So it means you can say that biotechnology is the fusion, or it's an alliance of biology and technology. Okay, so actually ये है क्या, बायोटेक्नोलॉजी है क्या? तो it is the techniques of using living organisms or their products in human welfare and comfort. So all these techniques को हम लोग एक साथ कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ, बायोटेक्नोलॉजी ऑलवेज डील्स विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, फॉर व्हाट? टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। दोज आर यूजफुल टू ह्यूमंस। जो ह्यूमन के भलाई के लिए, उनके अच्छाई के लिए हम लोग क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके, उस पर डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट प्रोसेसेस को अप्लाई करके हम लोग डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स को हम लोग प्राप्त करते हैं, हम लोग उसको निकालते हैं। दिस टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज गिवन बाय कार्ल एरेकी व्हेन इन 1919 में सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया गया, दैट इज कार्ल एरेकी के द्वारा। ओके, द टर्म बायोटेक्नोलॉजी इज सो वाइड स्प्रेड दैट अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन इज डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट। बायोटेक्नोलॉजी एक बड़ा ही वाइड स्प्रेड एरिया है जिसका हम लोग डेफिनेशन, जो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है वो देना जो है वो पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग चलिए देखते हैं यहाँ पर कि बायोटेक्नोलॉजी इज नथिंग, इट इज द यूज ऑफ लिविंग सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप और मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तो वो प्रोसेसेस हैं, वो टेक्निक्स हैं जिसमें हम लोग लिविंग सिस्टम या ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं? यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है? एनी टेक्निकल एप्लीकेशन दैट यूजेस बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इट्स डेरिवेटिव्स मीन्स इसके कुछ पार्ट्स को जो है यहाँ पर डेरिवेटिव्स कहा गया। तो लिविंग सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उसके किसी भी पार्ट को, है ना, यूज़ करके क्या कर सकते हैं हम लोग? तो टू मेक और मॉडिफाई प्रोडक्ट्स फॉर स्पेसिफिक यूज़। हम लोग प्रोडक्ट्स को या प्रोसेसेस को, है ना, मॉडिफाई करके उसको अपने स्पेसिफिक यूज़ के लिए हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को कैसे डिफाइन करता है? तो ये कहता है क्या कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ
and molecular analytics for products and services. मीन्स नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स, उसके सेल्स, उसके किसी पार्ट्स को, है ना, क्या करते हैं, ये यूज़ करके प्रोडक्ट्स और जो है बनाते हैं और ह्यूमन बींग के लिए एक बेटर सर्विस जो है ये प्रोवाइड कराते हैं। यानी ह्यूमन बींग के लिए ये काफ़ी, आप कह सकते हैं कि ये हेल्पफुल होता है, यूज़फुल होता है। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का, है ना। सभी के घर में जो सभी लोग जानते हैं कि ब्रेड कैसे बनाया जाता है और कर्ड्स कैसे बनाया जाता है हमारे घर में। ठीक है, ये बिल्कुल ही, है ना, बिल्कुल ही बहुत पहले समय से, है ना, हम लोग क्या करते हैं, ये जो है बहुत समय से, है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। व्हाई इट इज़ कॉल्ड ओल्डेस्ट फॉर्म? बिकॉज आपको पता है कि दही का बनाना, कर्ड्स का बनाना या ब्रेड्स का बनाना ये आज का प्रोसेस नहीं है ना। यू कैन से इट, है ना, द प्रोसेसेस विच इज़ वेरी रिमोट पास्ट, यानी बहुत पहले से जो है ये प्रोसेस हर घर में ये देखा जाता है, इजंट इट। तो हम लोग कर्ड्स का फॉर्मेशन हो या हम लोग जो ब्रेड्स बनाते हैं, एक्चुअली इसमें क्या होता है, तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो वी आर अप्लाइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, एंड वी आर गेटिंग आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि कर्ड को बनाने के लिए क्या होता है, हम लोग, है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, ओके, इनोकुलम के तौर पर। और ब्रेड्स बनाने के लिए हम लोग ईस्ट का यूज़ करते हैं। सो ये ही आपका बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, क्लियर। बट ऐसे प्रोसेसेस के लिए हम लोगों को कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वी डू नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक, नॉलेज, स्पेसिफिक साइंटिफिक नॉलेज और ट्रेनिंग टू अचीव दिस प्रोडक्ट्स। कर्ड को बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक नॉलेज या प्रोसेस आपको जो है नहीं लगता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ इडली, डोसा, वड़ा, ढोकला, ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए, है ना, प्रोडक्शन ऑफ चीज़, कर्ड, अल्कोहल, है ना, इन सब चीज़ों के लिए कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक नॉलेज का ज़रूरत नहीं पड़ता। और ये बहुत समय से, है ना, हमारे ये पूर्वजों से ये चला रहा है इस प्रोसेस को। जब हमारा एडवांस साइंस नहीं था तब भी लोग ये चीज़ें अपने घर में बनाते थे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए कोई साइंटिफिक नॉलेज, स्पेसिफिक जो है आप कह सकते हैं ट्रेनिंग का ज़रूरत नहीं होता है। और ये जो सारे प्रोसेसेस हैं ये बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। और इन सारे प्रोसेसेस को कहा गया कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी। वाई कन्वेंशनल? बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी साइंटिफिक और स्पेशल ट्रेनिंग, ओके। एंड फ्रॉम द रिमोट पास्ट इट इज़ गोइंग ऑन, ये चला आ रहा है बहुत पहले से, ठीक है। अगला जो आपका जो टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मैं यहाँ पर जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ या जो भी बता रहा हूँ इट इज़ ऑल फ्रॉम एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी का हुबहू है, ठीक है। तो आप जो है अपने एनसीईआरटी बुक में भी इसको आप पढ़ सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देखिए प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो दो कोर टेक्निक्स के साथ जो है वो डील करता है। मीन्स द टू कोर टेक्निक्स दैट developed modern biotechnology are, number one, that is your genetic engineering, and number two is your chemical engineering. तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आपको दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो आपको पढ़नी है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा आपको पढ़ना है क्या, आपको पढ़ना है केमिकल इंजीनियरिंग। और ये दोनों जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, दिस टू टेक्निक्स आर बेसिकली डील विथ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नथिंग, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ, इट इज अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए और आरएनए, ओके, एंड देयर इंट्रोडक्शन इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंज देयर फिनोटाइप। यानी कि इसमें क्या होता है ना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम लोग डीएनए या आरएनए में कोई चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। और चेंजेस करने से क्या होता है, ये जो चेंजेस जब हम लोग करते हैं, है ना, चेंजेस करने के बाद उसको फिर से हम लोग उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है, इससे उसका फिनोटाइप जो है वो चेंज होता है। यानी कि कैरेक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर होस्ट, है ना, इज बीइंग चेंज्ड।
सो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब समझिए, जेनेटिक का मतलब क्या है? जेनेटिक मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं रिलेटेड विथ डीएनए, आरएनए, एंड इंजीनियरिंग मीन्स द मॉडिफिकेशन. सो मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जो है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी काव के मिल्क में, ठीक है, हम लोग को मॉडिफाई करना, मतलब कुछ जो है मान लीजिए गाय हैं, उनका मिल्क में कुछ अलग से कुछ विटामिन्स रहे, है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करना, या और कुछ उसमें न्यूट्रिएंट्स मटेरियल आए, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलरेडी प्रेजेंट. ओके, तो उसको क्या करेंगे, उस काव के डीएनए में हम लोग क्या करेंगे, अल्टरेशन करेंगे, और अल्टरेशन करने के बाद फिर से उस डीएनए को हम उस काव के अंदर फिर पुट कर देंगे. ओके, और ये जब उस गाय के अंदर, काव के अंदर जब हम लोग पुट कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि वो जो उसका मिल्क जो पहले जिस क्वालिटी का आ रहा था, अब और भी इम्प्रूव्ड क्वालिटी में वो मिल्क जो है हम लोगों को मिलेगा. यानी कि जो मिल्क देने का जो कैरेक्टर है, जो फिनोटाइप है, इसको हम लोग क्या किए, यहाँ पर चेंज कर दिए विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. ओके, नाउ द अनदर प्रिंसिपल टेक्निक इज केमिकल इंजीनियरिंग. केमिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट्स हम लोगों को, है ना, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हम लोग को मिल रहा है, तो उसको, है ना, कंटामिनेशन फ्री रखना भी है ना, उसको जो है हम लोगों को वहाँ से आइसोलेट भी करना है, और इसका ह्यूज अमाउंट में मार्केटिंग, यानी कि आप कह सकते हैं कॉमर्शियलाइज भी करना है इसको. तो उसका मेंटेनेंस है ना, केमिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है. यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, टू मेंटेन द ग्रोथ एंड मैनिपुलेशन ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स और सेल्स और द प्रोडक्ट्स, ओके, दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी अनडिजायरेबल प्रोडक्ट और दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी कंटामिनेशन. यानी अगर हम लोग को वैक्सीन चाहिए और वैक्सीन के साथ कुछ और भी प्रोडक्ट हम लोग को मिल रहा है, तो वी आर trying to get vaccine only, so we have to separate this vaccine from that undesirable product. अगर हम लोग को इंजाइम चाहिए तो हम लोग को इंजाइम चाहिए, बेवरेजेस चाहिए तो बेवरेजेस चाहिए, इसके साथ जो भी अनडिजायरेबल प्रोडक्ट आएंगे उसको हमको क्या करना है, सेपरेट करना है. और ये जो प्रोसेसेस हैं, ऑल दीज प्रोसेसेस कम्स अंडर केमिकल इंजीनियरिंग. ओके, अब अगर हम लोग देखना चाहें कि व्हाट ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशंस है, ये हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए किस तरह से ये जो है फ़ायदेमंद है. तो अगर हम लोग ये देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, इसका सेवरल एप्लीकेशंस है. ओके, बायोटेक्नोलॉजी हैज़ सेवरल एप्लीकेशंस. बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी है, माइक्रोबायोलॉजी में है, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, सेल बायोलॉजी, इन सभी फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इम्यूनोलॉजी का बात करें तो इम्यूनोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इम्यूनोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इम्यून सिस्टम. सो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वी कैन इनहेंस आवर इम्यून सिस्टम. हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को ग्रो कर सकते हैं, हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को और अधिक जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ओके, नाउ बायोटेक्नोलॉजी से हम लोगों को जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो प्रोडक्ट्स में जैसे क्रॉप्स, ड्रग्स, वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक्स एंड लाइव स्टॉक्स, all these products we get from the application of biotechnology. ठीक है, जहां पर क्या होता है, जहां पर हम लोग जैसे क्रॉप्स में वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर डेवलप्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत सारे जो है क्रॉप्स बनाए गए हैं. ठीक है, जहां पर क्या होता है, ऐसे क्रॉप्स बनाए गए हैं जो डिजीज रेजिस्टेंट हो, जो ड्रॉट रेजिस्टेंस हो, यानी कि उसमें कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स जो उसको डिजीज कॉज कर रहा है वो कॉज नहीं कर पाएगा विदाउट अप्लाइंग एनी फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स. इट विल बी
disease resistance by itself. Means the organisms, the microorganisms, it will not able to affect these crops. So this is the application of biotechnology. There is a very good example of BT, cotton, BT brinjal. All these are developed by the process of biotechnology. Okay, and nowadays these all are available in market. By the use of biotechnology, we can make, or we can produce many varieties of crops. Okay, drugs, vaccines, diagnostic, livestock, all these will discuss one by one in our different video. So when we talk about the modification of genetic material in different organisms, we need different tools, and these tools are called tools of recombinant DNA technology. Why recombinant DNA technology? Recombinant DNA technology means same as genetic engineering. Okay, because after altering or after modification, the DNA which we get, it is called recombinant DNA or chimeric DNA, and the processes involved in these are called biotechnological processes. So recombinant DNA technology is also same, you can say that is your genetic engineering. So tools जो है हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए जो टूल्स हमारे को चाहिए, वो क्या क्या टूल्स लगते हैं? तो दीज टूल्स आर restriction enzymes, polymerase enzymes, ligase enzyme, vectors and host. So one by one we'll deal all these tools. Those are helpful in the process of biotechnology. Okay, so first we'll talk about the restriction enzyme. So what is restriction enzyme? The enzyme which is used to make a specific cut in recombinant DNA टेक्नोलॉजी. अब देखिए, जिस भी डीएनए को, जो भी जेनेटिक मटेरियल को हम लोग आइसोलेट करेंगे, तो पूरा डीएनए हमारे लिए ज़रूरी नहीं है. हम लोगों को क्या चाहिए? जो स्पेसिफिक डीएनए चाहिए. अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कोई कैरेक्टर को चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक जो है, सपोज वी वांट huge amount of insulin, because nowadays there is a huge requirement of insulin, because day by day the diabetic patients are increasing. Okay, so we can get this insulin with the help of biotechnological processes, and we are getting nowadays. तो इसमें क्या करना होगा? हम लोगों को वो डीएनए चाहिए जो क्या करे, जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है. डीएनए का वो सीक्वेंस चाहिए जो इंसुलिन नाम का, जो आपको तो पता है कि डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए, देन दैट आरएनए इज फॉर्म प्रोटीन. सो दिस सेंट्रल डेग्मा प्रोसेस आपको पता है कि डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन. So for getting that particular protein, insulin is a protein. So for getting that particular protein, we require some specific sequence of DNA. तो वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए को हम लोग को क्या करना होगा? कट करना होगा. अब इसका तो साइज इतना स्मॉल, इतना छोटा होता है, इतना स्मॉलर होते हैं कि वी कैन नॉट कट इट विद द हेल्प ऑफ एनी नॉर्मल सीजर. हम लोग जो है इसको सीजर से, ब्लेड से नहीं कट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इतना छोटा होता है. तो हम लोग को क्या चाहिए? वी नीड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए. मतलब हम लोग को ऐसा एंजाइम चाहिए जो उस स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस को, मतलब जहाँ से जहाँ मुझे चाहिए वो डीएनए सीक्वेंस को ये कट कर सके. ओके, सो दोज पर्टिकुलर एंजाइम्स विच इज यूज्ड टू मेक कट इन डीएनए इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. In 1963, two enzymes were isolated from Escherichia coli, which restrict the growth of bacteriophage. One enzyme added methyl group to DNA and other cut DNA was named restriction endonuclease. दो एंजाइम आइसोलेट किया गया इकोलाई से 1963 में, जिसमें से एक क्या था? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था. यानी कि वो उसका काम है, वो क्या करेगा? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए को कट करेगा.
ठीक है, जो कि बैक्टीरिया में देखा गया। बैक्टीरिया में ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है उसका, बिकॉज वेन एवर वायरस इन्फेक्ट दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये क्या करता है, उस बैक्टीरियोफेज के जो डीएनए को ये क्या करता है, जो है डिफरेंट पार्ट्स में कट कर देता है। एंड जब वो कट हो जाता है, डिफरेंट पीसेस में वो बढ़ जाता है, तो वो इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकता है बैक्टीरिया में। तो इसी प्रिंसिपल पर ये जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को वहां से आइसोलेट किया गया कि ये डीएनए को कट कर सकता है। ठीक है, नाउ अब हम लोग इसको आइसोलेट करके क्या करेंगे, इससे हम लोग अपने डिजायरेबल डीएनए को कट करवाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। और आपको पता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर एक रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस जो है आ गया डीएनए का तो आप डिफरेंट सीक्वेंस को कट कर सकते हैं, नहीं, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को कट कर सकता है। ठीक है, कैसे कट करता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस आइसोलेटेड वाज HIND2, HIND2। Studies proved that HIND2 always cut DNA at particular point, recognizing a specific sequence of 6 base pairs। और ये बेस पेयर जिसको है ना HIND2 कट कर सकता है उसको हम लोग बोले रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज रिकॉग्निशन सीक्वेंस? रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ओके, पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस होता है जिसको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। सो एवरी एंजाइम, एवरी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम हैव द पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और वो उसी सीक्वेंस पर क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, टिल नाउ 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के डिफरेंट स्ट्रेन्स 230 स्ट्रेन से नियरली अबाउट 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को अभी तक आइसोलेट किया गया है। ओके, सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो आपने पढ़ा होगा, एंजाइम का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, है ना, एंजाइम का क्लासिफिकेशन क्लास 11 में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। तो देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो बिलोंग करते हैं न्यूक्लियेज क्लास ऑफ एंजाइम, यानी कि ये जो है न्यूक्लियस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इसके आधार पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, वन रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखिए नाम में ही छुपा हुआ है, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सो क्या करता है, अगर कोई डीएनए है और उसका एंड पार्ट को, टर्मिनल पार्ट को अगर कट करना है, ओके, टर्मिनल पार्ट को यानी कट करना, यानी टर्मिनल पार्ट में जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसको हटाना है, तो वहां पर एक्सोन्यूक्लियस काम करता है। ओके, सपोज दिस इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, ये डीएनए का पार्ट है। ओके, और मान लीजिए ये एंड में टर्मिनल पार्ट पर या इस टर्मिनल पार्ट पर अगर हमको डीएनए को कट करना, सपोज इस जगह में हमको कट करना है, यहाँ पर कट करना है, तो ये क्या आपका टर्मिनल पार्ट है, दिस इज योर टर्मिनल पार्ट। तो इसके लिए रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस नाम का एंजाइम जो है वहां पर काम करेंगे। वेयर एज अगर हम लोगों को डीएनए के विद इन यानी कि अंदर का पार्ट को अगर कट करना विद इन डीएनए, है ना, दिस इज डीएनए एंड सपोज यू वांट टू कट, है ना, दिस पोर्शन, यहां से यहां आपको कट करना है, ये पार्ट को कट करना है। सो दिस इज विद इन द डीएनए, ये टर्मिनल पार्ट नहीं है, डीएनए के बीच का पार्ट है। ठीक है, तो टर्मिनल को छोड़कर डीएनए के बीच में किसी भी जगह में अगर मान लीजिए आपको कट करना है, सो यू विल रिक्वायर दैट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मीन्स एंडोन्यूक्लियेजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये डीएनए के स्पेसिफिक पार्ट को कट करते हैं विद इन द डीएनए, मीन्स दिस, है ना, इट डज नॉट कट द टर्मिनल पार्ट, ये टर्मिनल पार्ट को कट नहीं करेगा, ये टर्मिनल पार्ट को कट नहीं करेगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, है ना, विद इन द डीएनए, डीएनए के अंदर के पार्ट को वो कट करेगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है ना, 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में मेनली ये पूछे जाते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये पूछे जाते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो ये नाम पड़ता है ना, डिफरेंट नेम्स आप देखेंगे, जैसे आपने अभी HIND2 देखा, HIND2 देखा, है ना, ऐसे बहुत सारे आप एंजाइम्स जो है वो देखेंगे। तो इसका जो नाम होता है, जो नामकरण होता है, व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर टू नेम दिस
यू नो एंडोन्यूक्लियसेस और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो इनका जो है नेमिंग किस तरह से देते हैं उसका अपना एक नियम होता है। जो भी है, मान लीजिए आपका इको R1, ये आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपके ये एनसीईआरटी में भी है, और यही आपको मेनली पढ़ना है इको R1 के बारे में, ठीक है। इसको बहुत लोग इको राय पढ़ते हैं, इको राय नहीं पढ़ना है, दिस इज इको R1। ओके, सो इको R1 इज अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस है ये, ठीक है। तो इसका नामकरण जो इको R1 रखा गया है, ये कैसे रखा गया है, कोई भी एंजाइम का नाम कैसे रखा जाता है, जैसे HIND2 है, HIND, HIND2 है, तो ये HIND2 जो नाम पड़ा है वो कैसे पड़ा है, तो समझिए इसको। सबसे पहले देखिए ये होता क्या है, जो इसका नामकरण होता है, इसका जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट जेनोमिक नेम। जेनोमिक नेम मीन्स ये किस बैक्टीरिया से लिया गया है, उसका जेनोमिक नेम मीन्स जीनस का नाम क्या है, और उस जीनस के नाम का पहला लेटर क्या है। जैसे आपको पता है कि ये जो है आपका ई कोलाई बैक्टीरिया से लिया गया है, तो एस्चेरिचिया इज योर जीनस एंड कोलाई इज स्पीसीज। सो एस्चेरिचिया का जो ई है, जो पहला लेटर है, दैट विल कम ओवर हियर, दैट इज ई। ओके, एंड सेकेंड टू लेटर्स डिनोट्स और रिप्रेजेंट द नेम ऑफ स्पीसीज। नेम ऑफ स्पीसीज, जो बाद का जो दो लेटर रहता है वो क्या करता है, स्पीसीज का लेटर रहता है। जैसे आपको पता है कि इकोलाई यानी एस्चेरिचिया कोलाई का स्पीसीज नेम क्या है, कोलाई। तो कोलाई का जो आपका CO, कोलाई का जो आपका CO है, दैट विल कम हियर। ओके, दैट विल कम हियर। सो ई हो गया जीनस का नाम और CO हो गया स्पीसीज का नाम। नाउ जो थर्ड लेटर है दैट इज R, ठीक है। अब आपको पता है कि बैक्टीरिया में भी डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं, तो किस स्ट्रेन से ये निकाला गया है, तो इसको निकाला गया है RY13 नाम का स्ट्रेन से निकाला गया है, RY13 नाम का। तो R, ये पहला लेटर क्या है, R, तो यहां पर R ले लिया गया। ओके, एंड I, और यू कैन से 1, इट इज नॉट I, इट इज 1, सॉरी, ओके, इट इज 1। सो ये 1 क्या बताता है, ऑर्डर इन विच द एंजाइम वेर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। मतलब ये इकोलाई का RY13 स्ट्रेन से कितना नंबर में निकाला गया बैक्टीरिया है। अब उस पर डिस्कवरी हो, तो मान लीजिए पहला एंजाइम ये मिला, तो इसका नाम हो गया 1। अब इससे अगर एक और एंजाइम अगर निकलता है तो उसका नाम हो जाएगा इको R2, अगर और निकलेगा तो इको R3। इस तरह से क्या होगा, उसका जो ऑर्डर है, यानी कि वो कितने नंबर में वो डिस्कवरी उसका हुआ, दैट इज प्लेस्ड एट द लास्ट ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नेम। सो यू हैव अंडरस्टूड वेल दैट इको R1 जो है, इसका एग्जाम्पल लेके कि कैसे हम लोग किसी भी जो है पर्टिकुलर आपका जो रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स होते हैं उसका नाम कैसे रखा जाता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल अगर लेते हैं हम लोग, HIND2। ओके, तो HIND2, तो आप ये कह सकते हैं कि सर H है ना, ये आया है जीनस से, किसका जीनस से, तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम का बैक्टीरियम से ये निकाला गया है। तो H फॉर हेमोफिलस, यानी हेमोफिलस का पहला लेटर H ले लिया गया। इन्फ्लुएंजा का दो जो है आपका ये स्पीसीज का नाम है, तो इन्फ्लुएंजा से IN ले लिया गया। ओके, और D जो है इट केम फ्रॉम द स्ट्रेन, ये स्ट्रेन से ले लिया गया है ना, हेमोफ्लुएंजा का जो है स्ट्रेन का पहला लेटर ले लिया गया D। और ये जो 2 है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिसर्च, यानी कि ये कितने नंबर में ये निकाला गया, तो ये आपका जो है सेकेंड नंबर में निकाला गया, ठीक है, यानी कि ऑर्डर क्या है, सेकेंड है। सो इन दिस वे यू कैन नेम any restriction enzyme. Many restriction enzymes are there. Okay, I'll show you some example over here. Okay, now we'll study how this restriction endonucleases act. ये कैसे काम करता है, ये कैसे सीक्वेंस को पहचान के उसके ऊपर कट करता है, ये हम लोग पढ़ेंगे, आपका नेक्स्ट टॉपिक में है। ओके, नाउ विल स्टडी हाउ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एक्ट, ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इट इंस्पेक्ट्स DNA सीक्वेंस टू फाइंड इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट टू बाइंड एंड कट स्पेसिफिकली, ओके, टू द स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स एट सुगर फॉस्फेट बैकबोन। यानी ये करता क्या है कि सबसे पहले जो आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो क्या करता है ना, इंटायर DNA सीक्वेंस में अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस को, अपना रिकॉग्निशन साइट को वो सर्च करता है।
ओके। और खास करके ऐसे एंजाइम के सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोम। क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और पैलिंड्रोम कहते हैं। व्हाट इज पैलिंड्रोम? पैलिंड्रोम का मतलब होता है वैसा सीक्वेंस जिसको एक डायरेक्शन से जो हम पढ़ रहे हैं वही दूसरे डायरेक्शन से भी सेम पढ़ पाएंगे। यू कैन सी एन एग्जाम्पल ओवर हियर। आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल देख सकते हैं कि 5 to 3 जब हम पढ़ रहे हैं तो GAATTC, और जब इसको नीचे वाले स्ट्रेंड से जब 5 to 3 पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी आ रहा है GAATTC। सो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस जहाँ पर क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ द बेस पेयर्स रीड्स द सेम ऑन टू स्ट्रैंड व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट द सेम। ओके, यानी कि 5 to 3 जब हम लोग पढ़ेंगे तो वही आ रहा है, और जब दूसरे स्टैंड में 5 to 3 पढ़ेंगे तो वही शब्द आ रहे हैं, GAATTC एंड GAATTC। ओके, क्लियर। तो ये जो आपका सीक्वेंस है, जब ये रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस को, रिकॉग्निशन सीक्वेंस को खोज लेगा, जैसे ये जो सीक्वेंस है दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इको R1, तो ये क्या करेगा? जैसे ही ऑन फाइंडिंग द पैलिंड्रोम द न्यूक्लियेज बाइंड्स टू द DNA। जैसे ही इसको खोज लेगा तो क्या करेगा? उसके ऊपर वो बाइंड हो जाएगा। ओके, एंड देन इट कट्स द ऑपोजिट स्ट्रैंड ऑफ DNA इन द सुगर फॉस्फेट बैकबोन। आपने DNA का स्ट्रक्चर पढ़ा है, जो सुगर और फॉस्फेट का बैकबोन पड़ता है, जिसको हम लोग है ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी कहते हैं ना। तो उस जगह पर ये क्या करता है? ये कट करता है, और जब ये कट करेगा तो इट विल कट अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइड्स बट बिटवीन द सेम बेसिस ऑन बोथ स्ट्रैंड। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट वेल। ओके, दिस इज योर सीक्वेंस। ये क्या है? इको R1 का सीक्वेंस है। ये क्या है? इको R1 का ये सीक्वेंस है। तो GAATTC एंड GAATTC आप देख रहे हैं सेम हो रहा है, यानी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये अपना जो इसका जो सीक्वेंस है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये क्या करेगा? इस G को छोड़कर और इस G को छोड़कर, क्योंकि क्या बताएं आपको, अ लिटिल अवे फ्रॉम दी पैलिंड्रोमिक साइट, मतलब जो पैलिंड्रोमिक साइट जहां से बन रहा है उसके थोड़ा सा दूर से कट करेगा, मतलब ये A से कट करेगा यहां पर। ठीक है, A से इधर का पार्ट को ये क्या करेगा? कट कर देगा, और यहां पर ये इस A के पार्ट से इधर जो है ये कट कर देगा DNA को। ओके, सो दिस इज द हाउ एंडोन्यूक्लियेजेस acts. Okay, this result in the formation of single strand overhanging stretch at the end of each strand. ध्यान दीजिएगा, एक और भी डायग्राम है, इसके जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। Okay, you can see this diagram. It is also given in your NCERT book. Okay, so here you can see this is your DNA duplex, यानी डबल स्टैंडर्ड DNA है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियाज यहाँ पर काम किया, कौन सा? इको R1। क्या किया? ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका, देखिए यहाँ पर आपका जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस उसको सर्च किया तो GAATTC ये मिला, और यहाँ पर GATTC ये मिला। दोनों स्ट्रैंड में इसको अपना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिल गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा? G को छोड़कर ऊपर का सारे पार्ट को कट करेगा, और नीचे भी ये क्या करेगा? G को छोड़कर सारे पार्ट को कट कर देगा। तो दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेज एज द एंड ऑफ ईच स्ट्रैंड कॉल्ड स्टिकी एंड। और ये जो आपको देख रहे हैं ओवरहैंगिंग है ना, ये आपको जो है मिलेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं स्टिकी एंड्स कहते हैं। ओके, द स्टिकी एंड्स फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम DNA ligase बाय रेडियली फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ओके, अब यहां पर क्या है? अब यहां पर रोल आएगा किसका? तो DNA लाइगेज का। मतलब ये जो आपका सीक्वेंस है, जो स्टिकी एंड है, इसको कहीं ना कहीं जाके किसी के साथ बाइंड करना है, इसको कहीं ना कहीं किसी के साथ बाइंड करना है, इसको भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बाइंड करना है। जहां पर ये बाइंड करेगा जब, तो वहां पर क्या होगा? इसको जरूरत पड़ेगा किसका? एंजाइम DNA लाइगेज का, जो क्या करेगा? ये इस न्यूक्लियोटाइड, ओके, जो आपका सीक्वेंस है और जिसके साथ ये बाइंड करेगा उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बीच में ये क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से यहाँ पर क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये अगर न्यूक्लियोटाइड है तो इसके साथ यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। इन दिस वे द DNA लाइगेज विल लाइगेट दिस स्ट्रैंड टू द अदर स्ट्रैंड। ओके, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। दिस, ये जो स्टिकी एंड्स होता है ना, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड दस कैन बी ज्वाइंड बाय DNA लाइगेज एंड टू एंड। मतलब ये जो है DNA लाइगेज से जो आपस में जाकर DNA लाइगेज ही क्या करेगा? इसको इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से बाइंड करवाएगा।
Here in this picture you can see there are some restriction enzymes, EcoR1 from E. coli, PST1, SMA1, HAE3, HPA2. You can see many restriction enzymes, their recognition sequence, and how these enzymes are cleaving the strand of DNA. Here you can see blunt ends also. When the two ends will be same, जब दोनों एंड जो है सेम ही प्लेस में कटेंगे तो ऐसे एंड को हम लोग कहते हैं ब्लंट एंड। और जो ऊपर में आप देख रहे हैं जहाँ पर क्या हो रहा है कि डिफरेंट शेप्स बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आपका स्टिकी एंड्स। सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ restriction enzymes and their source of organism, their recognition sequence in double stranded DNA, and the source of the cleaved product, means what you are getting after action of this restriction enzyme. So you can see in this diagram the action of restriction enzyme that we have studied just now, isn't it? See, this is a DNA, vector DNA, and this is foreign DNA. Now you have to join this DNA with this DNA. So what you have to do? You have to first cut this DNA at their recognition sequence. So here EcoR1 is used. ये EcoR1 क्या हुआ, इस पर भी कट करेगा और इसको भी कट करेगा। तो क्या होगा, जो EcoR1 जब सेम एंजाइम दोनों चीज़ को कट करेगा तो सेम सीक्वेंस के ऊपर कट करेगा, ठीक है। और ऐसा ही होता है जब भी आप किसी दो डीएनए को आपस में जोड़ना चाह रहे हैं, एक फॉरेन डीएनए है और एक दूसरा डीएनए वेक्टर डीएनए, जब इसको आप जोड़ना चाह रहे हैं एक साथ, तो क्या करना होगा, तो आपको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाना होगा दोनों जो आपका डीएनए को। तब क्या होगा, दोनों जो है वो आपका डीएनए का स्ट्रैंड सेम सीक्वेंस के ऊपर कट होगा और तभी जो है ये दोनों आपस में बाइंड कर पाएंगे। तो ये कट करने के बाद आप देख रहे हैं क्या हुआ, कट करने के बाद यहाँ पर भी स्टिकी एंड बना और यहाँ पर भी एक स्टिकी एंड बना। नाउ ये दोनों जो है डीएनए आपस में लाइगेज एंजाइम के हेल्प से देखिए ज्वाइन कर दिए गए हैं। सो एक्चुअली द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो फंक्शन है वो यही है कि वो क्या करे, डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर कट करे और फिर डीएनए लाइगेज का फंक्शन स्टार्ट होता है कि वो क्या करेगा, दोनों को आपस में जो है ज्वाइन करेगा, ठीक है। इन दिस वे यू कैन join one DNA with other DNA. Now with the help of this diagram you can get a clear cut idea how these processes are being done. Okay, see, this is your foreign DNA and you want to introduce a particular segment of this DNA into this vector DNA. आप क्या करना चाहते हैं, ये जो आपका फॉरेन डीएनए है उसका जो स्पेसिफिक पार्ट है उसको आप इस डीएनए के साथ में ज्वाइन करवाना चाहते हैं। ओके, सो दैट कि जब ये डीएनए किसी होस्ट में जाएगा तो क्या होगा, इस डीएनए का जो है जो भी फंक्शन है वो ये करेगा। ओके, यानी इससे अगर हम लोग को कुछ प्रोडक्ट चाहिए तो ये प्रोडक्ट जो है वो बनाएगा, ठीक है, क्लियर। या हम लोग को मल्टीपल कॉपीज चाहिए इस फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए का तो मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं ध्यान से समझिए, बेसिक प्रोसेस है। ये फॉरेन डीएनए है और ये वेक्टर डीएनए है, यानी इस पर्टिकुलर इसके सेगमेंट को इस पर्टिकुलर वेक्टर डीएनए में हम लोग को पुट करना है। तो पूरा डीएनए तो पुट नहीं करना है, क्या करना है, पर्टिकुलर सेगमेंट को पुट करना है जिससे हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट मिले, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि ये जो आपका पर्टिकुलर ये जो आपका डीएनए का जो सेगमेंट है उसको इसमें यहाँ पर पुट करना है। ओके, तो क्या होगा, फॉरेन डीएनए को सबसे पहले हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करेंगे। सेम उसी ये कट हो गया, सेम उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर डीएनए को भी कट करेंगे, तो यहाँ पर भी कट हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, ये जो आपका सेगमेंट है डीएनए का और इसको इसमें पुट करना है, तो क्या करेंगे, ये जो है इस जगह पर लाकर हम लोग क्या करें, डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल करेंगे। ये लाइगेज क्या करेगा, इसको सील्ड कर देगा। ओके, नाउ आवर फॉरेन डीएनए इज एंटर्ड इनटू द वेक्टर डीएनए। अब इस वेक्टर को क्या करेंगे, वेक्टर को हम लोग होस्ट बॉडी में या होस्ट ऑर्गेनिज्म में पुट कर देंगे। तो देखिए ये जो है इसको ट्रांसफर कर दिया गया क्या, ई कोलाई बैक्टीरिया में।
नाउ ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है, इसमें क्या हुआ, हमारा ये फॉरेन डीएनए एंटर कर गया है इसके थ्रू, है ना, वेक्टर के थ्रू, ठीक है, वेक्टर के थ्रू एंटर कर गया है। और एंटर कर जाने के बाद अब क्या होगा, इकोलाई जो है, इकोलाई जो कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, यहाँ पर ये जो डीएनए जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो क्या करेगा, ये इकोलाई से हम लोग को ये प्रोडक्ट मिलेगा। सपोज कि हम लोग को इकोलाई से क्या प्रोड्यूस करवाना है, इंसुलिन प्रोड्यूस कराना है। अब इकोलाई इंसुलिन तो प्रोड्यूस करता नहीं, लेकिन हम लोग को इकोलाई से इंसुलिन प्रोड्यूस करवाना है। तो हमने क्या किया, ये जो फॉरेन डीएनए है ना, ये फॉरेन डीएनए को ह्यूमन से आइसोलेट किया गया जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता था। ये पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या करता है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। अब इसको हमने क्या किया, ये जो है ये प्लास्मिड होता है, इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे वेक्टर को। इस वेक्टर में क्या किया हम लोग, वो इंट्रोड्यूस कर दिया इंसुलिन वाला जीन, इंसुलिन वाला डीएनए। अब ये इंसुलिन वाला डीएनए इसमें चला गया। अब ये चला गया कहाँ, इसको फिर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इसको किसमें, तो इकोलाई में। नाउ अब इकोलाई के अंदर ये जो डीएनए हमारा गया, ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करके उसके सारे जनरेशन्स में, हर एक जनरेशन्स में चला जाएगा। और ये इकोलाई जो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता था, अब ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन्स जो है इसके अंदर चला गया, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग डीएनए का सीक्वेंस चला गया है। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये अपना जो कल्चर मीडियम है वहाँ पर ये क्या करेगा, इंसुलिन को अपने बॉडी में प्रोड्यूस करेगा। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इससे इकोलाई से हम लोग, है ना, इंसुलिन को आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है। और आइसोलेट करके उसको प्यूरीफाई करके, यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करके उसको हम लोग ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस करके उसको हम लोग प्यूरीफाई करके उसको हम लोग कमर्शियल तौर पर जो है वो मार्केट में सप्लाई करेंगे, सो दैट द डायबिटिक पेशेंट कैन ईजिली गेट इंसुलिन फ्रॉम द मार्केट। Okay, I hope you have understood till here very well. Okay, now अब क्या है, ध्यान दीजिए, ये जो हमारा डीएनए कट हुआ है, मैंने तो इजी वे में बता दिया कि ये जो आपका सीक्वेंस है इसको इसमें इंट्रोड्यूस कर दें, लेकिन ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा सीक्वेंस जो कट हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट जो सीक्वेंस कट हुआ है, तो या फिर यहाँ से भी कट हुआ, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि ये जो हमारा डिजायरेबल फ्रेगमेंट है उसको हमको सेपरेट करना होगा, सेपरेट करना होगा, यानी कि इन तीनों से हमको सेपरेट करना है डीएनए को। तभी तो इस डीएनए को जब हम लोग सेपरेट करेंगे तभी तो हम लोग इसमें पुट कर पाएंगे। तो हाउ वी विल सेपरेट दिस डीएनए, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है, जो हमारा डिजायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोज कि ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग अगर सीक्वेंस है डीएनए का, तो इसको तो हमको सेपरेट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वी हैव टू सेपरेट दिस, or we have to isolate this DNA fragment, then only we can put it here, तभी हम लोग यहाँ पर इसके साथ इसको ligate करवा सकते हैं। तो how can we separate this DNA fragment, ये हमारा अगला टॉपिक है, that is separation and isolation of DNA fragment। ओके, और ये जो होता है ये एक प्रोसेस के जरिए होता है, उस प्रोसेस का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ये एक तरह का टेक्निक है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को बेस्ड ऑन देयर साइज। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक फॉर सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स बेस्ड ऑन देयर साइज। ओके, तो सबसे पहले करना क्या होता है, देखिए जो भी डीएनए का सीक्वेंस जो है ना कट कर दिया गया है, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया गया है ना, उसको हम लोग को सेपरेट करना है, ठीक है। तो ये जो है पूरा यूनिट है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये पूरा यूनिट है, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पर कुछ वेल्स होते हैं, ओके, यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ वेल्स होते हैं, ओके। तो सबसे पहले जो सैंपल है हमारा, जो डीएनए है ना डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में कट किया गया, उन सारे डीएनए का जो सैंपल्स है, यानी कि वो एक तरह का आप कह सकते हैं मिक्सचर है ना, उस मिक्सचर को हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पाइपेट डिफरेंट वेल्स में हम लोग क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल स्मॉल वेल्स होता है, इस तरह का छोटा छोटा वेल्स होता है ना, वेरी माइन्यूट वेल्स होता है वहाँ पर। तो इसमें सैंपल को हम लोग यहाँ पुट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइपेट, पाइपेट के जरिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो पिपेट के जरिए उसको हम लोग वहाँ पर पुट करते हैं। जैसे हम लोग वहाँ पर पुट करते हैं तो क्या होता है, देखिए ये जो पूरा ये जो एरिया है, दिस एरिया, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर जेल होते हैं, मतलब एक तरह का सेमी सॉलिड जो है वो आपका एक वहाँ पर है ना मटेरियल होता है, ठीक है।
समझ में आ रहा है? एक मटेरियल होता है जिसको हम लोग कहते हैं, कॉमनली जो यूज मैट्रिक्स यहाँ पर होते हैं, दैट इज एगारोज, विच इज नेचुरल लीनियर पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज एंड 3,6 एनहाइड्रोएल गैलेक्टोज एंड इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। ये जो यहाँ पर जेल यूज किया गया है, ये जो यहाँ पर जेल यूज किया गया है, ठीक है, ये जेल जो यूज किया गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? एगारोज कहते हैं। कॉमनली ये यूज होता है एगारोज, ठीक है। और ये एगारोज जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअली सीवीड से हम लोग इसको प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? वेरी माइन्यूट माइन्यूट पोर्स होते हैं, और उस पोर्स के जरिए जो है डीएनए का फ्रेगमेंट जो है वो सेपरेट होता है। ओके, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट आउट अकॉर्डिंग टू देयर साइज because of the sieving property of the agarose gel। एगारोज जेल में क्या होते हैं? माइन्यूट जो है वो माइन्यूट पोर्स होते हैं, ठीक है। और उसके जरिए, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या? सीविंग प्रॉपर्टी ऑफ एगारोज जेल, और उसके चलते जो है ये डीएनए मॉलिक्यूल्स आपका डिफरेंट डिफरेंट साइज में सेपरेट होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो जेल है वो क्या? एगारोज जेल है। अब ध्यान दीजिए, ये डीएनए यहां पर हम लोग प्लेस कर दिए वेल्स में, ठीक है, और ये आपका एगारोज जेल भी है। तो अब ये डीएनए कैसे सेपरेट होगा? तो आपको पता है कि डीएनए जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि डीएनए क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एंड वेयर फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज कम्स इन दिस डीएनए? ये डीएनए में जो नेगेटिवली चार्ज जो आता है, नेगेटिव चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। ये फॉस्फेट ग्रुप के कारण आता है। आपको पता है ना कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जब जुड़ता है तो वहां पर फॉस्फोडाइस्टर यानी कि फॉस्फेट जो प्रेजेंट है वो बॉन्ड बनाते हैं। दैट फॉस्फेट जो 5' एंड पर प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, न्यूक्लियोटाइड में, दैट गिव्स द नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ डीएनए। ओके, सो डीएनए क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, ओके। और ये आपका यहाँ पर जेल बनाया गया है। ये जेल जो है इसमें क्या? वेरी माइन्यूट जो सीप होते हैं, पोर्स होते हैं। तो जब ये इंस्ट्रूमेंट को, है ना, जब इस इंस्ट्रूमेंट को पावर सोर्स से जोड़ा जाता है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई किया जाता है तो यहाँ पर होता है कैथोड, यहाँ पर होता है एनोड। तो आपको पता है कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, सो व्हेन वी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने से क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव करके जाना चाहेगा कहाँ? जाना चाहेगा एनोड की तरफ, यानी पॉजिटिव जो आपका है उसके तरफ जाना चाहेगा, ठीक है। ये तो क्या करेगा? ये डीएनए मूव करना शुरू कर देगा। जो सैंपल हम लोग डालें वेल्स में, दैट डीएनए विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड टू एनोड। पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये मूव करने लगेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये मूव करने लगेगा। और जब ये मूव करेगा तो आपको पता है कि एगारोज जेल में क्या है? डिफरेंट पोर्स हैं। तो जब डिफरेंट पोर्स हैं तो क्या होगा? यानी कि जो आपका स्मॉलर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है वो आसानी से उस पोर को पार करके आगे बढ़ेगा, जबकि जो बड़ा सेगमेंट है डीएनए का वो क्या होगा? बिल्कुल करीब ही रह जाएगा। इन दिस वे फाइनली क्या होगा? यहाँ पर आपको इस तरह का एक बेंड मिलेगा जहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जो है यहाँ पर सेपरेट हुआ है। ये जो आप है ना इस तरह का लाइनिंग जो देख रहे हैं बीच में, जेल के बीच में, दैट इज योर डीएनए। तो नाउ मेरा डीएनए का जो है डिफरेंट फ्रेगमेंट सब सेपरेट हो गया है, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन सेपरेट आवर डीएनए फ्रेगमेंट्स बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर साइज, बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट, ओके। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या हो गया? सेपरेट हो गया। अब देखिए यहां पर जो डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए और जो जेल है, ठीक है, वो आपस में, मतलब अगर हम डीएनए को कुछ कलरिंग एजेंट ना मिलाएं उसमें, तो क्लियरली जो है डीएनए का जो ये बेंड है, दिस बेंड विल नॉट अपीयर टू अस। सो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए इसमें जो डीएनए का ये जो सैंपल जब हम लोग मिक्सचर जब बनाते हैं तो यहाँ पर पुट करने के पहले इसमें क्या करते हैं? एथिडियम ब्रोमाइड क्या ऐड करते हैं? उसमें हम लोग एथिडियम ब्रोमाइड जो है ऐड करते हैं। इस एथिडियम ब्रोमाइड को हम लोग शॉर्ट में ETBR भी कहते हैं। ये एथिडियम ब्रोमाइड जब इस डीएनए में हम लोग ऐड करेंगे तो ये एक तरह का क्या करता है? इट एक्ट एज अ स्टेन, वो एक स्टेन का काम करता है। और इस प्रोसेस को ETBR को डीएनए के मिक्सचर में मिलाना, दैट इज कॉल्ड स्टेनिंग। सो ये ETBR क्या करता है? ये ETBR
है ना, डीएनए को क्या करता है, एक कलर प्रोवाइड करता है, ऑरेंज कलर्ड बैंड्स। और ये कब विजिबल होगा, इसी इसी जो आपका जो ये जो आपका जो जेल है, ये जेल में जब आपका डीएनए पूरा रन हो गया तो इस जेल को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सेपरेट कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, उठा लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इससे हम लोग जेल को वापस बाहर निकाल लेते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एल्यूशन, ELUTION। एल्यूशन मीन्स सेपरेशन ऑफ दैट जेल। तो जेल को जब हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और ध्यान रहे कि एज वी आर एडिंग ETBR, सो ETBR इज़ वेरी हाईली कैंसर कार्सिनोजेंस, ठीक है। ये आपका कैंसरस जो है होता है ना, कैंसर कॉज कर सकता है। तो इसको हम लोग हाईली जो है प्रोटेक्टिव मेजर्स लेकर ही इस प्रैक्टिकल को हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ग्लव्स वगैरह लगा के, है ना, हम लोग क्या करेंगे, इस जेल को बाहर निकालेंगे। इस जेल को बाहर निकालने का प्रोसेस कहलाता है एल्यूशन, ठीक है। और ये जेल को बाहर निकाल के हम लोग क्या करते हैं, यूवी रेडिएशन में, आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, यूवी रेडिएशन में क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। यू कैन सी हियर, है ना, जो है एथिडियम ब्रोमाइड जो है एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन में जब हम लोग इसको देखते हैं तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर आपको ऑरेंज टाइप का कलर जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बैंड का ये जो कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा आपको जो है ना, आपको कलर जो दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये ऑरेंज कलर का जो बैंड दिखाई दे रहा है, दैट इज योर डीएनए, दैट इज योर डीएनए। So in this way, the complete process of gel electrophoresis is done, where we separate and isolate different fragments of DNA. डीएनए के डिफरेंट फ्रैगमेंट्स को हम लोग इस तरह से सेपरेट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एग्जाम में आपको पूछा जाता है। सो प्लीज़ प्लीज़, है ना, इस पर एकदम अच्छे से फोकस करिए। अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, है ना। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए ही इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे क्लोनिंग वेक्टर एंड कॉम्पिटेंट होस्ट। ओके, so if you have not subscribed my channel, please subscribe it so that you will get many videos related to biology on different topics. Thank you. Have a nice day.